अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जो आज का वीडियो होने वाला है ये रिलेट होने वाला है सिस्टमिक डिजीज़ के रिलेटेड होने वाला है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिस्टमिक डिजीज़ होती है बहुत सारी, तो वो अगर हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो हम उनके साथ कैसे डील करेंगे। व्हाट आर द डेंटल कंसिड्रेशंस ऑफ द डिफरेंट सिस्टमिक डिजीज़। यही वीडियो होने वाला है कि क्या क्या डेंटल कंसिड्रेशंस, कैसे आप डेंटल ट्रीटमेंट करोगे उन पेशेंट्स को जिनकी सिस्टमिक डिजीज़ हुई होगी। तो जैसे सिस्टमिक डिजीज़ दैट इज़ अ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कोई पेशेंट आता है जिसकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है तो हम उनके साथ कैसे डील करेंगे। और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे फाइनल ईयर BDS में भी आता है कि अगर आपके पेशेंट अगर आया तो जिसका हाइपरटेंशन होगा तो हाउ व्हाट आर द डेंटल कंसिडरेशंस ऑफ दैट पेशेंट, ये क्वेश्चन आता है। या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट आता है कि आप उसको डेंटल ट्रीटमेंट कैसे करोगे। दीज आर द 5 मार्क क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन आवर BDS, जो हमें कहा जाता है BDS में। तो these are some points which I want to discuss with you people। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ जो हमारी डेंटल क्लिनिक में मोस्ट कॉमन आती है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ तो मोस्ट कॉमन आती है, हाइपरटेंशन जिसमें सबसे ज़्यादा आता है, तो या रेस्पिरेटरी डिजीज़ जिसमें ब्रोंकियल एज़मा आता है, और तीसरा रेनल डिजीज़ भी आता है कभी कभार। तो ये 3 चीज़ें हम मोस्ट कॉमनली हम इन 3 चीज़ों पे बात करेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, रेनल डिजीज़ और रेस्पिरेटरी डिजीज़, इन तीनों पे हम फोकस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे, इसका मैं जनरल व्यू दूंगा और उसके बाद हम इसका अलग अलग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि कार्डियोवैस्कुलर में हमें कौन कौन सी डिजीज़ आती है, तो सबसे पहले आती है हाइपरटेंशन, जिस वेरी मोस्ट कॉमन जो हमारे क्लिनिक्स में आता है कि हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन पेशेंट है भाई, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो दूसरा आता है एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, रोमेटिक फीवर आता है, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आता है। दिस आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेस रिलेटेड टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो अगर हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आएंगे तो हम इनका डेंटल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो अगली वीडियोस जो होने वाली उसमें हम रेस्पिरेटरी भी पढ़ेंगे और दूसरा रिनल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में बताएंगे आपको। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में तो बहुत सारे डिजीज़ आते हैं, तो मैं जनरल व्यू दूंगा पहले, तो फिर हम अलग अलग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। अगर ऐसे पेशेंट है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं तो ये पेशेंट्स मोस्टली एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे होते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब अगर आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आएगी तो आपको एक चीज़ तो पता चला कि मोस्टली ये पेशेंट्स एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे आते हैं, ठीक है। ये मोस्टली ब्लड थिनर्स खाते हैं, ठीक है। तो ब्लड थिनर्स में दोनों आते हैं, एंटीकोगुलेंट्स भी आते हैं, तो आपका एंटीकोगुलेंट्स भी आते हैं और एंटीप्लेटलेट्स भी आते हैं। तो इन पेशेंट्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, हम यही डिस्कस करेंगे। तो एंटीप्लेटलेट्स में आपको पता है एस्पिरिन इज द मोस्ट कॉमन, और एंटीकोगुलेंट्स में हेपेरिन और वारफरिन हम जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसे पेशेंट्स आएंगे जो एंटीकोगुलेंट थेरेपी खाते होंगे तो हम इन पेशेंट्स को ये मोस्टली होते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो आज मैं यही जनरल व्यू दूंगा कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले पेशेंट्स को हमें क्या करना है, कोई भी कार्डियक डिजीज़ वाला पेशेंट, तो हम उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं, उनको बोलते हैं कि आप अपना INR चेक करवा लीजिए। INR क्या होता है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, या हम उनको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम, या हम उनको बोलते हैं APTT या PTT चेक करवाओ, ठीक है। तो मोस्टली कॉमन हम INR चेक करते हैं पेशेंट का, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। तो वो चेक करके हम देखते हैं कि पेशेंट का कितना INR होता है। तो नॉर्मली INR जो होता है ये 0.2 to 1 नॉर्मल पेशेंट्स को 0.2 to 1 होता है। तो लेकिन अब जो पेशेंट्स ये एंटीकोगुलेंट्स खाते होंगे उनका जो INR होता है वो अप टू 4 जाता है, 4 तक, ठीक है। तो अगर पेशेंट का INR आपको चेक करके मिला कि INR इज लेस देन 3, आपने पेशेंट इज एंटीकोगुलेंट थेरेपी, और आपने देखा कि पेशेंट का जो INR है वो लेस देन 3 है, तो आप जो सिंपल एक्सट्रैक्शन ये आप कर सकते हो आराम से। आपको पेशेंट को ये नहीं बोलना कि आपको एंटीकोगुलेंट थेरेपी बंद करनी है कि फिर मैं ट्रीटमेंट करूँगा, नो।
तो ये पहला ये बोल रहा था कि आपको पेशेंट को ऑन द डे आपको पेशेंट को बोलना है कि आपको एंटीकोगुलेंट थेरेपी बंद करनी है, तो उसके बाद में कोई भी डेंटल एक्सट्रैक्शन करूँगा, कोई भी डेंटल प्रोसीजर करूँगा। नो, तो जो नया लिटरेचर आया है, नया लिटरेचर ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आप INR चेक करके देखो, अगर INR इज लेस देन 3 और INR इज लेस देन 2.5 तो यू कैन डू योर डेंटल प्रोसीजर्स इफ द INR इज लेस देन 3, राइट। तो आपको ये नहीं बोलना कि बंद करना है, क्योंकि तो हमारा जो कार्डियक प्रॉब्लम है वो हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देना है। तो ज़्यादा डेंटल रिलेटेड हमें ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं, हमें पहले प्रायोरिटी देनी है हार्ट को, उसके बाद हमें कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट को हमें प्रायोरिटी देनी है। हम ऐसे ही बंद करके जाए तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी भाई, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हमें सबसे पहले हमें पेशेंट का ये देखना है कि ऐसे ही बंद नहीं करना है। अगर INR लेस देन 3.5 होगा तो हमें आराम से ट्रीटमेंट करना है। कोई भी पेशेंट को ये नहीं बोलना कि आपको ये बंद करना है, ये ड्रग आपको नहीं लेना है, ठीक है, या ऑन द डे आपको ये बंद करना है जिस दिन आपका ट्रीटमेंट को। नो, आपको अगर INR है तो आपको कोई भी अल्ट्रेशन नहीं करनी है ड्रग्स के साथ। तो आपको पेशेंट को बोलना है कि हाँ, आप अपना एंटीप्लेटलेट या एंटी कोगुलेंट जो भी वो खाता होगा यू कैन ईजिली आप वो ले सकते हो, तो कोई भी बंद करने की ज़रूरत नहीं अगर INR लेस देन 3 होगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर अब और पेशेंट को हम साथ साथ में जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो लोकल हीमोस्टेटिक मेजर्स हमें लेने हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट, क्योंकि आपको पता है पेशेंट इज एंटीकोगुलेंट थेरेपी, तो पेशेंट को तो ब्लीड होगा ही होगा, तो लोकल हीमोस्टेटिक एजेंट्स हमें बहुत ही फॉलो करने हैं अगर कोई भी एक्सट्रैक्शन हो, कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करना हो, ठीक है। तो फॉलोड बाय हम फिर पेशेंट को देते हैं ट्राइनेजेमिक एसिड का एक माउथ वॉश देते हैं हम पेशेंट को आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो ट्राइनेजेमिक एसिड 5% हम देते हैं पेशेंट को एज ए माउथ वॉश, ठीक है। तो दीज आर सम की पॉइंट्स। अगर आपको कोई भी कार्डियोवैस्कुलर का कोई भी पेशेंट आएगा तो ये आप पहले लिख सकते हो। अगर आपका एग्जाम में भी होगा तो ये चीज़ें आप पहले लिख सकते हो, तो इससे आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर कोई भी अलग से अगर होगी, फिर अगर हाइपरटेंशन अलग से होगी तो उसको फिर कुछ अलग है, ये भी है तो कुछ अलग भी है उसके साथ, वो भी फिर ऐड करना है। तो जो ये की पॉइंट्स है ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो या अगर ऐसा कोई पेशेंट आया जिसको कोई मेजर सर्जरी करनी होगी, तो उस केसेस में हमें जो एंटीप्लेटलेट थेरेपी होगी या एंटीकोगुलेंट थेरेपी होगी वो हमें बंद करनी पड़ती है। और वो भी हमें खुद बंद नहीं करनी है, वो हमें फिजिशियन से सलाह लेके करना है कि फिजिशियन को पहले कंसल्टेशन लेनी है फिजिशियन से। तो 5 to 6 days prior of doing the dental treatment आपको पहले वो बंद करने हैं, ठीक है। तो these are the main key points which you have to keep in mind while writing any question या while doing any patient, जो भी आपको पेशेंट करना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो अब हम अलग अलग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पे पढ़ेंगे, चाहे हाइपरटेंशन होगा, चाहे हमारा ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा, या रूमेटिक फीवर होगा, या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होगा। तो वो कंप्लीट करके हम फिर दूसरे सिस्टम पे जाएंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। और इंशाल्लाह तब तक आप बने रहिए इन वीडियोज़ में आप इंशाल्लाह। उसके बाद हम दूसरे सिस्टम्स पे जाएंगे। तो एंड अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो देख रहा होगा, अगर उनको इसके नोट्स भी चाहिए, अब क्योंकि ये फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में आते हैं, अगर उनको इनके नोट्स भी चाहिए तो आई विल प्रोवाइड द नोट्स। वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक यू।